हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से ही है। आज हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में देखेंगे और इन डिसऑर्डर्स का कॉमन फीचर ये रहता है कि ये हमें बच्चे के थोड़े चाइल्डहुड में ही दिखने लग जाते हैं। इसके सिम्टम्स बचपन से ही लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ, बच्चे को डिसऑर्डर है या कुछ दिक्कत है। क्योंकि देखो लिखा है ना, मैनिफेस्ट इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। शुरू में ही हमें दिखने लग जाएंगे, इनका मेन फीचर है। उसके बाद सिम्टम्स इसके अपीयर होने लगेंगे उस चीज़ से पहले, जब एक बच्चा स्कूल जाने शुरू करता है। जब एक बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, उससे पहले का जो टाइम होता है ना, जब वो छोटा होता है, स्कूल जाने लायक भी नहीं होता, उस टाइम पे इसके सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे हमें। या फिर जब अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग उसकी आती है, तब जब वो बिल्कुल नया नया स्कूल जाना शुरू उसने करा ही होता है उस टाइम पे। और ये डिसऑर्डर्स करते क्या है, इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उस बच्चे के दिमाग पर। ये मेनली वैसे छोटे बच्चों में ही देखे जाते हैं मेनली, ठीक है। तो इनका क्या असर पड़ता है, ये ना उस बच्चे के पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को ना धीरे धीरे इम्पेयर और ख़राब करने लग जाएंगे, लो करने लग जाएंगे। वो बच्चा खुद को लेकर, पर्सनली अपने आप को लेकर तो अपना एक तरह से ध्यान नहीं रखेगा, इतना केयर नहीं करेगा, खुद को लेकर इतना अवेयर नहीं होगा। सोशली उसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत दिक्कत आने लगेगी। खुद के साथ वो ढंग से नहीं कर पाएगा, खुद को ही टॉलरेट या कंट्रोल किसी भी सिचुएशन में। बाकियों के साथ बाहर जाके भी फिर वो कुछ वैसा ही एक्ट करेगा। प्लस जो उसका अकेडमिक का, जो हमारा पढ़ाई वाला एरिया होता है, स्टडीज़ एंड ऑल, वहाँ पर भी उसका ग्रेड्स वगैरह कम और भी थोड़ा लो होगा। एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, अगर उसे बाई चांस कहीं काम वगैरह में कहीं भेज दिया तो वहाँ जाके भी फिर यही दिक्कत आती है उसके साथ। और ये सारे ना, इनको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं एज डेफिसिट या एक्सेसेस किसी पर्टिकुलर बिहेवियर। कोई पर्टिकुलर बिहेवियर बहुत ज़्यादा या तो बढ़ गया है, एक्सेस हो रहा है, ओवर लिमिट के बाहर उसकी अति हो रही है, या डेफिसिट किसी पर्टिकुलर बिहेवियर की ना कमी हो गई है। लाइक मान लो सेल्फ केयर करना बंद कर दिया, पर्सनली खुद को लेके इतना अवेयर नहीं है, तो डेफिसिट हो गया, लैक आ गया ना यहाँ पर, कमी हो रही है किसी चीज़ की। और उसको ना अपना जो एक होता है ना, जो हम कहते हैं उम्र के हिसाब से बिहेव करने वाली चीज़, वो चीज़ उसमें नहीं होगी। है बच्चा कम से कम 5-6 साल का और बिहेव एकदम न्यू बॉर्न से भी गया गुजरा कर रहा है। लाइक ये वाली चीज़ आने लगी, लाइक वो कि उसे बिल्कुल अक्ल ही नहीं है, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसका दिमाग बंद पड़ गया है, कुछ ऐसा टाइप का। तो यही है इसमें कि पर्टिकुलर एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना वो अचीव नहीं कर पाएगा, या उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी उसे अचीव करने में। उम्र के हिसाब से बिहेव करने में उसे बहुत दिक्कत आएगी और बहुत टाइम लग जाएगा। और इवन अगर उसने कर भी लिया तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। ये है कुछ डिसऑर्डर्स जो न्यूरो डेवलपमेंट के अंडर आते हैं, या इसके टाइप्स में देख लेते हैं। एक तो बहुत कॉमन और बहुत फेमस ADHD, स्कूल के छोटे बच्चों में देखा ही जाता है ज़्यादातर को यही होता है। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है। जो तारे ज़मीं में बच्चा था उसको भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, हमारा डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, वही सब में दिक्कत थी। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी इन लोगों को होता है क्योंकि इनका IQ 70 से कम या फिर एकदम अप्रॉक्स 70 टाइप ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे। ये डिसऑर्डर्स अगर इनको ट्रीट ना करा जाए तो, या इनकी तरफ ध्यान ना दिया जाए, केयरफुली इनको ना देखा जाए, सीरियसली ना लिया जाए, तो क्या होता है, इनकी वजह से ज़्यादा सीरियस और क्रॉनिक डिसऑर्डर्स लंबे टाइम तक चलने वाले और हो सकते हैं। जिसकी वजह से जब चाइल्डहुड से अडल्टहुड में मूव करेगा, वहाँ पर भी उसे दिक्कत आएगी क्योंकि उसका डिसऑर्डर तो ठीक हुआ नहीं, हमने उनको सीरियसली लिया नहीं उसके डिसऑर्डर को। बच्चा है, बचपन है, चल ऐसे करता है, कोई नहीं, ये करके छोड़ दिया, तो आगे जाके वो डिसऑर्डर उसको और दिक्कत करेगा। ADHD के बारे में देखते हैं पहले। इसके 2 मेन फीचर्स क्या हैं, इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। नाम से ही पता लग रहा है बच्चे को कहीं पे भी फोकस, कंसंट्रेट, अटेंशन करने में या अलर्ट रहने में, कॉन्शियस रखने में खुद को बहुत दिक्कत आएगी, या तो वो एक काम टिक के ढंग से कर नहीं पाएगा। हाँ ठीक है, छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, ज़्यादा देर तक एक चीज़ में नहीं लगे रहते, लेकिन इनका इनका कुछ अलग ही होगा। इम्पल्सिव, लाइक इस तरीके से वो अपने ही बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लाइक उनके हाथ में ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें ही नहीं पता, ठीक है। मैं बता देती हूँ एक बार।
लोग कह रहे हैं, सॉरी, बच्चे जो कि इनअटेंटिव होते हैं ADHD के हिसाब से, उनको बहुत डिफ़िकल्टी आती है अपने, चाहे वो काम हो गया, पढ़ाई हो गया या खेलना हो गया, वहाँ पर ध्यान लगाने में और वहाँ पर अपना दिमाग लगाने में या वहाँ पर एफ़र्ट देने में बहुत दिक्कत आती है, और ज़्यादा देर तक उस चीज़ में लगे रहने में उन्हें बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, उनको, उनके दिमाग को ना, जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ के ऊपर सेटल करना कि चल हाँ टिक के मैं पहले ही लिखने का काम कर लूँ फिर मैं खेलूँगा, उनमें ये चीज़ नहीं होती। वो टिक के वहाँ लिखने के लिए बैठेंगे ही नहीं, ये दिक्कत आती है। देर के लिए तो छोड़ो, 2-3 मिनट के लिए भी उनको हाइपर होने लग जाते हैं, बहुत दिक्कत आती है, टिक नहीं पाते एक जगह पे, ना टेंशन अपना दे पाते हैं। डाइवर्टिंग माइंड होता है बहुत ज़्यादा, जल्दी जल्दी 2-2 सेकंड में डाइवर्ट होने वाला, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन, तुम उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे, कुछ गाइडलाइंस रूल्स बोलोगे फॉलो करने के लिए, तो वो फॉलो नहीं करेंगे। एक तो उनका अटेंशन वैसी एक चीज़ पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक टाइम पे, उनका ध्यान एक जगह पे लगवाना, तो उसके बाद भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। उन्हें इंस्ट्रक्शन दोगे, कुछ बोलोगे कि ऐसे ऐसी ये चीज़ें करो, वो नहीं सुनते, नहीं मानते, या उनको इस चीज़ के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है। और कंप्लेंट्स देखी जाती हैं, मतलब जिन पेरेंट्स का ऐसा बच्चा होता है वो बेसिकली कंप्लेंट क्या करते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है या कंसंट्रेट नहीं कर पाता, या मान लो टीचर बच्चे की कंप्लेंट उसके पेरेंट्स को कर रही है कि वो सुनता नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता या बातें नहीं मानता, थोड़ा डिसऑर्गेनाइज टाइप का बच्चा है। मतलब एक बैलेंस होता है ना इंसान का, बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन और थोड़ा सलीका है, तमीज़ है, वो भी नहीं है, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, थोड़ा डिसऑर्गेनाइज है और ईजिली डिस्ट्रैक्टेड है, 2-2 मिनट में ही आराम से अपने आप ही बिना कुछ हुए ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा उसका माइंड, बहुत जल्दी डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। पढ़ रही हैं, अच्छा, खिड़की की तरफ देखना शुरू, बाहर कोई है, फिर वहाँ से कहीं और ध्यान भटकना है, ऐसे बहुत जल्दी ध्यान भटकता है उनका। फॉरगेटफुल, भुलक्कड़ है, चीज़ें याद नहीं रहती, और अपने असाइनमेंट्स या कोई भी काम, होमवर्क, वॉटेवर कंप्लीट नहीं करता, या ख़त्म करना तो दूर की बात, कंप्लीट ही नहीं करता या करने ही नहीं बैठता, क्योंकि अटेंशन पे करना मुश्किल हो जाता है बहुत। और मान लो कोई बोरिंग एक्टिविटी है, अब ज़रूरी नहीं है ना हर चीज़ हमारे इंटरेस्ट की हो या हमें पसंद आ जाए, बच्चों में भी ऐसे होता है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को पढ़ना, बहुत सारा पढ़ना और फिर बाद में खेलना, ऐसे करके टाइम टेबल फिक्स किया होता है। तो मान लो उनके इंटरेस्ट की कोई चीज़ नहीं है, कोई बोरिंग एक्टिविटी है, बहुत जल्दी से उसमें से वो निकल जाएंगे बाहर, बहुत जल्दी वहाँ पे अपना इंटरेस्ट लूज़ करेंगे, वो ये दिक्कत रहती है। और वैसे भी हमने शुरू में देखा वो टिक नहीं पाएंगे एक जगह पर, इम्पल्सिव होते हैं, यानी कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब बच्चा कैसे होता है, थोड़ा ज़िद्दी, एक बार एक चीज़ की ज़िद कर ली वो फिर चाहिए उसके बाद, अच्छा आइसक्रीम लेनी है तो यही इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है उसका, यही उसका सेटिस्फैक्शन है अभी के लिए, तो उसे उसी टाइम ला के दो, वरना रोना पिटना मचाएगा, टैंट्रम्स, ये कहते हैं नखरे दिखाएगा और हरकतें करेगा, ड्रामे करेगा, नाटक वगैरह शुरू कर देगा, ज़िद्दी है, लेनी है भी लेनी है। इनके में ऐसा नहीं होता, ये और भी अलग लेवल के होते हैं इनके, मतलब जैसे उस बच्चे को तुम जैसे करके बहला फुसला दो, मना लो कि अच्छा पहले आप ये कर लो फिर आपको दे देंगे आइसक्रीम, उसके बाद मिल जाएगी, दिला देंगे, वॉटेवर करके ऐसे करके उसे मना के, तो उस बच्चे का तो तुमने जैसे जैसे करके माइंड डाइवर्ट कर दिया, वो मान गया कि चल अभी आइसक्रीम नहीं लेगा, बाद में मिल जाएगी, ये काम करूँगा, तो ये था नॉर्मल बच्चा। लेकिन इनका ना कुछ अलग ही सीन होता है, इनका है कि एक बार इन्होंने ज़िद पकड़ ली, इन्हें वो अभी चाहिए, अभी करना है, तो तुम्हें उसी टाइम उनको पूरा करके देना पड़ेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर, इधर की उधर हो जाए, चाहे धरती खिसक जाए तुम्हारे पैरों के नीचे से, पर तुम्हें उनकी ज़िद उसी टाइम माननी पड़ेगी। और एक इनको ये प्रॉब्लम आती है, मान लो खेल रहे हैं, अब खेलने में क्या होता है, छोटे बच्चे को टर्न दी जाती है कि पहले ये जाएगा फिर ये, या बॉटल भरने गए हैं ना तो वो भी लाइन लगाई जाती है कि चल पहले ये भरेगा बच्चा, ये आगे है, रोल नंबर वाइज, और रोल नंबर वाइज, या फिर तुम्हारा वो क्या कहते हैं, वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होता है कि ए से पहले अटेंडेंस के हिसाब से, वटेवर जैसे सिस्टम हो स्कूल में, तो ऐसे करके सबकी चांस, सबकी बारी आती है,
वो चांस दिया जाता है कि हाँ पहले ये कर ले, बॉटल भर ले, फिर ये बॉटल भर ले, फिर ये अपनी बॉटल भरे। उनका सीन क्या रहता है कि वो धक्के मार मार के आगे घुस जाएंगे, पर उनसे वेट नहीं होगा। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, उसी टाइम जो मांगा है वो उसी टाइम चाहिए, उसी टाइम ज़िद्दी हैं, ज़िद्दी रहेंगे बस। ना किसी की सुननी है उसके आगे, ना किसी की माननी है, वही करना है जो सोच रखा है, और जो चाहिए उस टाइम वो बिल्कुल हाथ में दो, उसी टाइम ला कर सामने रखो बस। ये सीन रहता है इनका। तो ये कंट्रोल नहीं कर पाते हमें अपने इमीडिएट रिएक्शन को। और एक जो होता है ना इंसान में, सोच के कुछ करना, ट्वाइस और थ्राइस थिंकिंग आफ्टर बिफोर डूइंग समथिंग, सोचना, वो जो होता है ना, थिंक बिफोर दे एक्ट, ये चीज़ उनमें नहीं रहती। इसके वो लैक करते हैं इस चीज़ को, ठीक है, ये चीज़ नहीं करते वो। मतलब वो कुछ भी सोच के करेंगे ही नहीं, बिना सोचे समझे ऐसी खुला। अब इसको दूसरे तरीके में मत लेना, वो छोटा बच्चा है, ठीक है। और उनको बहुत दिक्कत होती है अपनी बारी के लिए रुकने में, अपनी टर्न के लिए वेट करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ऑब्वियसली इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है उसी टाइम। और उनको अपना जो ये इमीडिएट टेम्पटेशन होता है ना, सेटिस्फैक्शन, जो उस टाइम चीज़ चाहिए उसको पूरा करना है, वो उसको ना रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं हो पाता, उसे मना नहीं कर सकते वो, या अपनी किसी भी ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़िद्दी हैं, ज़िद्दी रहेंगे बस, ऐसा ही है उनका एटीट्यूड। और जैसे मतलब चीज़ों के पीछे पड़ जाएंगे, और उनकी जो ज़िद होती है ना चीज़ों के पीछे पड़ने वाली, और ज़बरदस्ती जो मांगते हैं वो चाहिए उसी टाइम ला के देना पड़ता है। इस वजह से ना बहुत बार मान लो उन्हें चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई सीरियस इंजरी हो गई, ऐसे कोई खतरनाक चोट वोट लग गई ना, ये सब भी हो सकता है, क्योंकि पता है तो बच्चा ही वो भी, तो उसे लग गई, कुछ हुआ, कहीं गिर गया जिद में, या किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए कूद कूद के बोल रहे हैं, अपने आप खुद ही गिर गए, लग गई चोट, तो ऐसे कुछ सीरियस इंजरी एंड और ये सब भी उनका चलता रहता है। एक्सीडेंट हो गया, ये भी होता रहता है। लाइक मान लो, ये बहुत कॉमन है जो मैं बता रही हूँ, बच्चा और मम्मी जा रहे हैं, उसने आइसक्रीम की या चॉकलेट की, मतलब वट एवर, कोई भी खाने पीने की चीज़ है, उसकी बहुत जिद करी, एंड इट्स लाइक मेन रोड, और वो क्रॉस करके वहाँ से भाग के चला गया इतनी देर में, इतने में कोई व्हीकल भी आ रहा था। अब उसकी ज़िद के चक्कर में उसी लगी, उससे तो मतलब लगी ही ऑब्वियसली चोट, और आइसक्रीम तो पता नहीं फिर मिली कि नहीं मिली वो नहीं पता हमें, बट पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई ना इस वजह से। सिर्फ चाइल्ड का ऐसा ऐसा एटीट्यूड है इस तरह का कि ज़िद्दी बन भरा हुआ है, इस वजह से कि उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इस वजह से दिक्कत उसके लिए तो आई है, साथ में पेरेंट्स के लिए अलग अलग दिक्कत। हाइपर एक्टिविटी भी अलग अलग तरीके से इनमें देखने को मिल सकती है, कि ADHD वाले बच्चे तुम्हें कांस्टेंट मोशन में दिखेंगे हर तरफ, मतलब घूम, मतलब लाइक ये ना टिक के वही है दिक्कत, बैठ नहीं पाते, 1-2 मिनट की बात तो दूर, देर के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये टिक के बैठ ही नहीं पाते। ये तुम्हें लगातार मूवमेंट में ही दिखेंगे, हमेशा हिलते डुलते, यहाँ वहाँ भागते, यही हरकतें करते हुए ही पाए जाएंगे। हालांकि छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, बट इनका थोड़ा ऊपर वाले लेवल की ही होता है ये सब चीज़ें। और मान लो लेसन है, क्लास चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसी भी क्लास, वहाँ पर ये स्टिल एकदम टिक के, जैसे बच्चा बैठा हो ना, पढ़ रहा होता है, अपना लिख रहा होता है सुन सुन के, वैसे नहीं होगा कभी, ये उनके लिए इम्पॉसिबल टाइप है। ये लोग उसमें भी फ़ोन कहीं साइड में फेंका पड़ा होगा, और ऑनलाइन क्लास चल रही होगी, आसपास भाग रहे होंगे। लाइक हमारे में तो होता ना, सो गए या कुछ और रील्स वगैरह चला के बैठ गए, कुछ भी कर लिया। इनके में वो भी नहीं है, इनके में फ़ोन कहीं फेंका होगा, ये कहीं आसपास खुद भाग रहे होंगे, ऊपर नीचे हो रहे होंगे, यही रहता है इनका। और ये मतलब ज़िद्दी टाइप के हैं, चिल्लाएंगे ज़िद पूरी नहीं होगी तो। और क्लाइंबिंग टाइप करेंगे एक तरह से, मतलब चढ़ना उतरना, इनका भागना दौड़ना लगा रहता है, ऐसे करेंगे, रूम में भाग रहे हैं एमलेसली। अब ये बहुत ना इम्पॉर्टेंट है, मतलब इन लोगों का तुम समझ लो, बचपन में जैसे एक बच्चा सोच लेता है ना, हाँ मुझे ऐसे करना है, या इसको रोल मॉडल मान के ऐसा कुछ बनना है, ऐसा कुछ करके दिखाना है अपना, मतलब कहीं ना कहीं आके बच्चा एक ही चीज़ सोच लेता है, अपना गोल एक एम बना लेता है, मोटिव, कि हाँ मुझे ये करना है, या मेरे को ऐसे करके ये चीज़ चाहिए, तो मुझे ये करना पड़ जाएगा, या इसके जैसा बनना है, इसको रोल मॉडल बना लेती हूँ, पापा को, मम्मी को, किसी को भी। इनका ये चीज़ तो होती नहीं है, एमलेस होते हैं बिल्कुल, कोई एम नहीं है लाइफ का, कोई गोल नहीं है, और ऐसे ही बेमतलब के, बिना किसी रीज़न के फालतू में टाइम वेस्ट करते हुए तुम्हें रूम में आसपास क्लासेस में भागते हुए नज़र आ जाएंगे।
इनके पेरेंट्स और टीचर्स इनको एज डिस्क्राइब करते हैं, इनको बोलते हैं कि कैसे हैं, ड्रिवन बाय मोटर। लाइक कोई स्प्रिंग लगे होते हैं ना, मोटर लगी होती है, तो कांस्टेंट मोशन में कॉन्टीन्यूसली रनिंग और ऐसे हरकतें करते पाए जाते हैं। और ऑलवेज ऑन द गो, हमेशा मतलब तेज़ी में एकदम भाग दौड़ मचा रखी होती है। जैसे सिर पे ना, कोई कहते नहीं सिर पे डंडा करा हुआ है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी अभी करके देना है, इनका वो रहता है बहुत ही जल्दी तेज़ी में। और टॉक इंसेंटली, ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बात नहीं करते, तो बहुत तेज़ तेज़ जल्दी बोलेंगे अपनी बात, बहुत मतलब तेज़ तेज़ बोल के जल्दी बोल के चल जाएंगे और सामने वाले को कुछ एक अक्षर समझ नहीं आएगा, उसे ये तक पता नहीं लगेगा कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। या ऐसे ऐसे बोलेंगे मटकते हुए, धीरे धीरे एक ही बात को मतलब 2-3 बारी। वैसे ये कम होता है, यही ज़्यादा होता है कि बहुत बड़बड़ बड़बड़ करके ऐसे चबड़ चबड़ करके एक ही बात बहुत तेज़ तेज़ बोल जाते हैं और कुछ भी समझ नहीं आता सामने वाले को, फिर चाहे वो इनके जितना कोई बच्चा हो या कोई बड़ा सुन रहा हो। तो इनको समझना, सुनना, इनसे बात करना, कम्युनिकेट करना इसी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि चल नहीं मानता है बच्चा, नहीं समझता, अटेंशन पे नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होगी, तो इसको समझा दें। अब बड़े लोग तो ये सोचते हैं ना कि चल एक बार मैं बिठा के इसे समझा दूँ, या एक बार डांट के फटकार के थोड़ा समझाऊँ इसको, थोड़ा बुद्धि आए, लाइक वो चीज़। बट ये ना बैठेंगे ना टिकेंगे, और बाई चांस अगर 2-3 मिनट के लिए बैठ भी गए तो वो फिर सुनेंगे नहीं ढंग से या बात नहीं करेंगे, वो अपनी बात बोल के जल्दी चबड़ चबड़ ऐसे बड़ 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 करके बोलेंगे, तुम्हें भी कुछ समझ नहीं आएगा, तुम्हारा ही दिमाग घूम सकता है। क्योंकि देखो डिसऑर्डर में है ना, नॉर्मल नहीं है बच्चा। दूसरे पे आते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और एडीएचडी में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना प्लीज़। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में ना इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, हद पार दिक्कत, बाहर के लोगों के साथ और आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, उनके साथ इंटरेक्शन करने में, सोशली बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं ये, बहुत ज़्यादा। ये भी नहीं कह सकते कि इंट्रोवर्ट हैं या कहीं बाहर मिलते जुलते नहीं हैं, बट इनको मिलने जुलने में, बाहर के लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने में हद पार दिक्कत फेस करनी पड़ती है, नहीं हो पाता है इनसे बिल्कुल भी। कम्युनिकेशन स्किल्स भी एकदम जो कहते हैं नीचे लेवल, लो टाइप होते हैं, वो भी नहीं जनरेट कर पाते। कन्वर्सेशन खुद जनरेट करना तो दूर, सामने वाला भी बात कर रहा है तो वो भी ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है इतनी उनके पास, ना सुनने समझने की शक्ति, ना आगे बोलना, फिर दूसरे का सुनना। थिंक बिफोर एक्ट देखा ही दामने होता नहीं है, सॉरी वो थिंक बिफोर एक्ट इम्पल्सिविटी में था एडीएचडी के, लेकिन आपस में डिसऑर्डर्स लिंक है तो इनमें भी देखा ही जाता है। तो इसलिए इनको कम्युनिकेशन करने में बहुत दिक्कत आती है। स्टीरियोटाइप पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, थोड़ा ना अटपटा, गलत, उल्टा सीधा, अनएक्सेप्टेबल टाइप बिहेवियर दिखाएंगे तो मैं ऐसा लगेगा जिसको बाकी लोग सही नहीं समझते, ऐसे एक्ट करेंगे ये थोड़ा सा। और इनके इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ भी कुछ उस प्रकार के ही अलग और फट के सॉरी थोड़ा हट के होंगे, थोड़ा अलग लेवल के। और जिन बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम होता है उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है सोशल इंटरेक्शन करने में, बातचीत जनरेट करने में, अलग अलग कंटेक्स्ट में कम्युनिकेशन जनरेट करने में। और इनका ना मतलब एक ऐसा बहुत लिमिटेड रेयर 1-2 चीज़ें ही होंगी जो इन्हें पसंद होगी, जो इनके इंटरेस्ट के मतलब की होंगी। इनका रिस्ट्रिक्टेड होता है, वैरायटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है इंटरेस्ट की। जैसे हमारा क्या हो गया, चलो भाई मेरे को डांस भी पसंद है पहली प्रायोरिटी में, दूसरे में सिंगिंग भी पसंद है, अच्छा मुझे पढ़ना भी पसंद है, रीडिंग भी पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग भी पसंद है, मुझे इंटरनेट सफरिंग भी पसंद है। इसमें कोई ये सब चीज़ें पसंद है, हॉबीज़ हो गई ना, लाइक इंटरेस्ट मेरा ये इन सब में है। या मुझे चल गाना गाना भी पसंद है, मेरे को डांस करना भी पसंद है, मेरे को एक्टिंग करना भी पसंद है, मुझे खेलना भी पसंद है। इनका ऐसा नहीं है, इनका बहुत ही रेयर, बहुत कम चीज़ें, रिस्ट्रिक्टेड रेंज होगी इंटरेस्ट की। कहीं कहीं इनका मन लगेगा, कुछ चीज़ें ही पसंद आएंगी, कुछ चीज़ों में इनकी लाइकिंग डेवलप होगी, कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर इनका तुम्हें लगेगा इस बच्चे का इंटरेस्ट है, बाकियों में नहीं है, या बाकियों में वो इतना नहीं पढ़ना चाहता, उनसे दूर रहता है उस चीज़ों से। और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर रूटीन, अपने रूटीन को रोज़ाना मतलब डेली के शेड्यूल को फॉलो करने में ये एकदम ऐसे होंगे कि इनको बस वही करना है जो रोज़ होता आ रहा है, जो रोज़ चल रहा है, कुछ अलग कुछ नया नहीं करना। वही जैसे बंदा होता है ना, सोचता है कि चल आज मैं बाहर जाऊँ, मिल के आऊँ किसी दोस्त से, आज मैं खुद कहीं घूम कर आऊँ, चल मैं आज घर का नहीं बाहर का खाता हूँ। नहीं, इनका ये रहता है कि ऐसा मतलब अंदर से इनकी डिज़ायर है, ऐसा इनकी चाहत, इच्छा है, ये लोग चाहते हैं, इनकी विश ही कुछ इस प्रकार से रहती है कि रूटीन ही फॉलो होना चाहिए, रोज़ जो हो रहा है वही होना चाहिए, कुछ अलग कुछ नया हमें चाहिए ही नहीं। अपने शेड्यूल में जो चल रहा है वही चलता रहे, मज़ा आ रहा है इसी में, ठीक है, बिल्कुल। बोरियत है, बोरियत से ही
जो मतलब है वो हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि जो रोज़ का है वही चलता रहे, कुछ चेंज ना आए इसके अंदर, कहीं ट्रांजिशन ना होना पड़ जाए, किसी कोई ट्रांजिशन ना हो इसके अंदर, कोई चेंज ना हो। मान लो कहीं बाहर जाना पड़ गया, नहीं इनको घर पे ठीक चल, यही रोज़ जो ये हो रहा है चल रहा है, ठीक है यही सब अच्छा है। घर पे जो मूवी पुरानी आ रही है वही देखने, तो हमें बाहर नहीं जाना और हमें यहाँ वहाँ निकलना ही नहीं है कहीं, जो रोज़ का है वही अच्छा है, चलता रहे, हमें घर से निकलना ही नहीं, सीधी बात। क्योंकि सोशल इंटरेक्शन करने में हमें दिक्कत आती है, एज सिंपल एज दैट। 70% ऐसे बच्चे जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं। ये आगे देखेंगे अलग टाइप का है, इसके अंदर क्या क्या आता है वो भी देखेंगे। वैसे आपस में सब कनेक्टेड है, बट एक एक डिसऑर्डर में क्या क्या उनका स्पेशल फीचर है वो समझना ज़रूरी हो जाता है। जिनको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम होता है उनको प्रोफाउंड डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं लोगों के साथ रिलेट करने में, लोगों के साथ रिलेशन बनाने में, या उनके साथ कम्युनिकेशन करने में और सोशल इंटरेक्शन करने में। वो सोशल बिहेवियर इनिशिएट शुरू कभी खुद कर ही नहीं पाते, मतलब उनकी तरफ से कभी, कहते हैं ना, दोस्ती का हाथ तो बढ़ता ही नहीं है। सामने वाला बढ़ा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई ढंग का रिएक्शन दे पाएँ, क्योंकि कम्युनिकेशन में भी दिक्कत है। और वही देखो, बाकी लोग अगर इनके सामने कभी अपनी फीलिंग्स इमोशंस कुछ एक्सप्रेस कर भी देना गलती से, अगर सामने वाला आके दोस्ती कर ले इनसे, तो एकदम अनरिस्पॉन्सिव है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं देंगे, कोई इमोशन ही नहीं दिखाएंगे, नंबनेस वाला सीन हो जाएगा। हाँ कि ना तो बाद में स्माइल भी नहीं करेंगे मतलब बिल्कुल ही रिएक्शन देंगे ही नहीं, ऐसे हो जाएंगे डम्ब टाइप कि भाई जैसे इन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, चल क्या रहा है, सामने वाला बोल क्या रहा है, सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, अनरिस्पॉन्सिव टाइप हो जाएंगे। और अपने एक्सपीरियंसेस इमोशंस ऑब्वियसली दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। अब इसमें ये नहीं कि इंट्रोवर्ट है इसलिए बच्चा घुल मिल नहीं रहा, बाहर नहीं, उससे डिसऑर्डर है इसलिए इसका मेन फीचर है सोशल इंटरेक्शन करने में उसको दिक्कत आएगी। किसका मेन फीचर है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हाँ मतलब, या फिर वो बाहर कंफर्टेबल नहीं है अपनी फीलिंग्स इमोशन शेयर करने में, नहीं करता है, कहीं ना कहीं से हर कोई इंसान करता है, बट इनके में दिक्कत आती है कम्युनिकेशन जनरेट करने में। ये सामने वाला बातचीत कर रहा है तो भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, चल ये नहीं बता रहे कुछ दिक्कत है, कुछ फेस करना पड़ा है इन्हें, कोई और सामने से आके पूछ रहे हैं, इनकी खुद मदद कर रहा है आगे बढ़ के, तो भी नहीं बोलेंगे, ये थोड़े इस टाइप के हैं, ठीक है, समझना। अनेबल टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस और इमोशंस विद अदर्स, और सीरियस एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं इनके अंदर कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज में, जो कि बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, ठीक है, थोड़ी देर की नहीं, लंबे टाइम तक चलने वाली। और ये लोग कभी स्पीच डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मतलब कभी कर ही नहीं पाते, इनमें से ज़्यादातर बच्चे कभी अपनी स्पीच डेवलप कर ही नहीं पाते। एक जो हमारा टॉकिंग सेंस होता है, जो जिससे हमें लैंग्वेज का पता है बात करने का पता है कि कैसे हमें बात करनी है किसी से, या कोई पूछ रहे तो कैसे जवाब देना है, वो लोग कभी नहीं कर पाते, मोस्ट ऑफ देम, मतलब ज़्यादातर इनमें से नहीं डेवलप कर पाते स्पीच। और जो करते भी हैं डेवलप, उनका रिपीटेटिव टाइप होता है, एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे हैं, या थोड़ा डेविएंट, भटका हुआ, गलत प्रोनाउंसिएशंस एंड ऑल, उल्टा सीधा कुछ सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं, ऐसे हो रहा है, डेविएंट स्पीच पैटर्न है, गलत बोल रहे हैं, उल्टा सीधा करके, सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, आगे पीछे कर रहे हैं वर्ड्स, जो जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे, या जो इनका कहने का और बताने का, समझने का मतलब होता है वो उल्टा सीधा चला जाता है, बहुत ऑपोजिट होता है, या एक ही बात बार बार बोले जा रहे हैं, रिपीटेटिव हो रहा है, सामने वाला भी बोर हो रहा है, वो भी सोच रहा है भाई ये एक ही बात मेरे को बार बार के बोलता जा रहा है, मैंने एक बार सुन लिया, मुझे समझ आ गया, अब क्या हो गया इसको, अच्छा मैं खेलने गया था, लाइक ये वाला सीन होता है। और ऐसे बच्चे थोड़ा नैरो, बहुत कम पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट, मैंने बताया रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट रहता है इनका, साथ के साथ रिपीटेटिव बिहेवियर्स दिखाते हैं ये लोग। मान लो कोई ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हैं तो उन्हीं के साथ खेलते रहेंगे पूरा दिन और कुछ नहीं करेंगे, उसी में ही लगे रहे। रिपीटेटिव बिहेवियर्स भी दिखाते हैं, स्पीच में अगर डेवलप कर ली तो वो भी रिपीटेटिव हो जाती है। ऑब्जेक्ट्स लाइन अप कर रहे हैं तो वही करते रहेंगे, उसी में ही घुसे रहेंगे घंटों, फिर और कुछ इन्हें दिखेगा नहीं। स्टीरियोटाइप बॉडी मूवमेंट जैसे कि रॉकिंग, भाई मतलब वो जिस पर लोग सवाल उठाएं, जिसमें कोई कमी निकाल सके, जिसमें कुछ ना कुछ दिक्कत लगे बाकियों को, एक्सेप्टेबल ना हो, ऐसे करेंगे। रॉकिंग
मतलब एकदम पागल हो गए, हवा में उड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कूद उछल रहे हैं, ऐसे बिहेव करने लग गए। मोटर मूवमेंट सेल्फ स्टिमुलेटर भी हो सकते हैं, खुद को हार्म पहुंचाने वाले काम या ऐसे बिहेवियर एक्शंस भी ये लोग कर सकते हैं, करते पाए जा सकते हैं। हैंड फ्लैपिंग, बार बार खुद के सिर पे मारते जा रहे हैं या तालियां लगातार बजाए जा रहे हैं। सेल्फ इंजीरियस कर सकते हैं, अपना सिर ही बार बार दीवार में ये लोग मारते जा रहे हैं, ये इनमें बहुत देखा जाता है। और इन जो डिफ़िकल्टीज़ होती है ना, इनको यही वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, फिर चाहे वो बोलने की हो चाहे एक्सप्रेशन से बात करनी हो, बॉडी गेस्चर्स वगैरह दिखा के या फेशियल एक्सप्रेशंस दिखा के शायद बात करनी हो, उनको दोनों में दिक्कत आती है ना। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, ये एक्सपीरियंस करते हैं डिफ़िकल्टी कम्युनिकेशन, किसी के साथ या किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना शुरू करने में भी इनको दिक्कत आती है। उसके बाद अगर बना लिया तो आगे मेंटेन करके चलने में दिक्कत आती है, और दूसरे के साथ रिलेशनशिप है तो उसे समझने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत दिक्कत आती है। पहली बात तो बन नहीं पाता, क्योंकि कॉन्वर्सेशन ये लोग कभी इनिशिएट करेंगे नहीं, कम्युनिकेट करेंगे नहीं। अब रिलेशनशिप में जब बातचीत नहीं, कम्युनिकेशन वाला चीज़ नहीं जो मेन लिंक है, इंटरेक्शन नहीं, सोशल इंटरेक्शन नहीं, तो रिलेशनशिप कहाँ का रिलेशनशिप हुआ। और एक्सप्रेशंस वगैरह से ये लोग बात करेंगे नहीं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी आती है। तो वही इंडिविजुअल्स जिनको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, उनको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं कोई भी रिलेशनशिप के साथ, किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आने में, किसी के भी साथ रिलेशनशिप में पढ़ने में, किसी के साथ रिलेशन बनाने में। बना लिया तो उसे आगे मेंटेन करके ढंग से चलने में, बैलेंस क्रिएट करने में, या उस रिलेशनशिप को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि सामने वाले की भी सुननी है, उसको भी समझना है, सोच समझ के काम करना है, अपना भी थोड़ा ऐसे प्रेजेंट करना है कि उसे भी बुरा ना लगे। थोड़ा मतलब सेंस ऑफ रिलेशनशिप नहीं है, ख़त्म है वो बिल्कुल। भाई कैसे होगा जब उसको सोशल इंटरेक्शन, बाहर के लोगों से घुलने मिलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो दूसरा, वो बातचीत करने में नहीं है इतना अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। अब आगे चैप्टर 1 का बता रखा है वेरिएशंस इन इंटेलिजेंस में, हमने देखा था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। इसका मतलब होता है कि एक जो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है एक बच्चे की क्षमता, या जो उसे IQ कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंस को मेजर करने वाला, वो इनका अप्रॉक्सीमेटली 70 होगा या उससे कम होगा, एकदम लोएस्ट लेवल पर जिसे माना जाता है। वैसे इसके नीचे भी शायद होता है 25 वाला, मुझे ढंग से याद नहीं है, चैप्टर 1 पढ़ाऊँगी पूरा अच्छे से, उसमें आएगा ये चीज़, तब समझाऊँगी। वैसे इसमें बता रखा है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है उस बच्चे की, या IQ है अप्रॉक्सीमेटली 70 है या उससे कम है, और उसको अडेप्टिव बिहेवियर में ना, अडेप्टिव बिहेवियर अडॉप्ट करने में या अडेप्टिव बिहेवियर दिखाने में, मतलब जो इन्वायरमेंट में ढल जाने वाली चीज़ है वैसे एक्ट करना, वैसे बिहेव करना, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, इम्पेयरमेंट्स हैं उसमें, डेफिसिट से कमी आ रही है बहुत ज़्यादा। फिर चाहे वो बातचीत का, कम्युनिकेशन का एरिया हो, सेल्फ केयर, खुद का ध्यान रखने के लिए हो, होम लिविंग हो, घर पे रहना, घर को संभालना, घर की देख रेख करना, कोई सोशल या इंटरपर्सनल स्किल्स हो, बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्शन बनाने वाली, कोई फंक्शनल एकेडमिक स्किल्स हो, पढ़ाई से रिलेटेड, या कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी, या कोई काम वर्क प्लेस पे ले लो, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और ये हमें उस बच्चे के 18 ईयर्स की एज से पहले ही दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आगे टेबल 4.2 दे रखी है जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सनस के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है, मैं बताऊंगी, पहले डिसऑर्डर्स हो जाएं। टेबल तुम लोग कहोगे तो मैं समझा दूंगी एक बार बाद में। ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर देख लेते हैं। इसके अंदर एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है दुनिया को देखने का जो एक नज़रिया होता है ना, चीज़ों को परसीव करना, स्टिमुलस को देखना, परसीव करना, या कुछ उसके प्रति रिएक्शन देना, इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस करना माइंड में एक्यूरेटली, फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेना, एक्ट करना, स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट करना, इन सब में इनको बहुत दिक्कत आती है। यानी कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिफ़िकल्टी चीज़ों को परसीव करने में, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में कैसे दिक्कत आ रही है, ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहा, सही तरीके से नहीं हो पा रहा, एक्यूरेटली एकदम सही टू द पॉइंट जो कहते हैं वो चीज़ नहीं आ पा रही। और ये भी हमें अर्ली स्कूल ईयर्स में ही, बचपन में ही, शुरू में जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तब भी देखना शुरू हो जाता है। इवन उसे प्रॉब्लम आने लगती है बेसिक स्किल्स में, पढ़ने लिखने में भी, कुछ रीडिंग का है काम, पढ़ने में उसे दिक्कत आएगी, स्पीच प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है,
उसमें दिक्कत आ रही है और उल्टा सीधा वर्ड्स बोल रहे हैं, पढ़ा नहीं जा रहा, लिखा हुआ बोल नहीं पा रहे हैं, राइटिंग लिखने में दिक्कत आने लगेगी, मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस के साथ नंबर्स के साथ कोई मेल जोल नहीं है उसका, उसमें से दिक्कत आएगी, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया। ठीक है, अफेक्टेड चाइल्ड तारे ज़मीन में भी था, मतलब ये डिसऑर्डर ये वाला। जिस चाइल्ड को ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हुआ है ना, वो बिलो एवरेज ही परफॉर्म करेगा, अपनी एज के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाएगा वो, सॉरी बोर्ड हिल गया, सॉरी, हाँ वो बिलो एवरेज ही परफॉर्म करेगा। और इंडिविजुअल्स जो कि मतलब ये वैसे बच्चे हैं या वैसे पर्सन्स हैं जो कि हमारा रीच कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस लेवल तक, मतलब अपनी एज के हिसाब से परफॉर्म इनको करवाना है ना अगर, तो ये कर लेंगे, वहाँ तक ये पहुंच पाएंगे अपने एज के हिसाब से और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब के परफॉर्मेंस लेवल तक। लेकिन इनको फिर साथ में एक्स्ट्रा हेल्प देनी पड़ेगी, एडिशनल इनपुट लगाने पड़ेंगे, इन पे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इन पे ज़्यादा टाइम मेहनत लगेगा, इनको अलग से सिखाना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, जो कहते हैं ना स्पेशल चिल्ड्रन है, अलग से पढ़ाना, अलग से सिखाना, समझाना, इनके अलग इक्विपमेंट्स हैं, लाइक इनको पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है तो जैसे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए नहीं होता स्पेशल क्लासेस एंड ऑल, अलग से एकदम सिखाना, स्पेशल ट्रीटमेंट देना, इनको थोड़ा ज़्यादा इन पे जोर देना, टाइम एंड एफर्ट्स, मेहनत सब कुछ ज़्यादा लगना है इन पे, वो चीज़ है। और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो है वो इम्पेयर करता है, ख़राब करता है, कम करता है उस बच्चे की फंक्शनिंग को, ये वो कौन सी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस लेवल को अफेक्ट करता है। और ऑक्यूपेशंस जो वो काम कर रहा है अपने रिलेटेड स्किल्स के बेसिस पर, ठीक है, उसमें भी दिक्कत आने लगती है। मतलब स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर लाइकली टू इम्पेयर फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटीज़ या ऑक्यूपेशंस, किसी काम में अगर वो लगा हुआ है तो ऑक्यूपेशंस डिपेंड करती है कि वो कौन से रिलेटेड स्किल में या कौन से ऐसे काम में लगा हुआ है, किस चीज़ को करने में लगा हुआ है। ठीक है, मैं एक बार स्टीरियोटाइप्ड पैटर्न ऑफ बिहेविंग या ऐसा मूवमेंट्स वगैरह का एग्जांपल दे देती हूँ। यारो इसमें ना प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, स्टीरियोटाइप पैटर्न ऑफ बिहेवियर या स्टीरियोटाइप पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट्स, इनका मतलब एक ही है, वो रिपीटेटिव बिहेवियर, एक ही एक्शन, एक ही काम बार बार करता जा रहा है, बार बार अपना सिर दीवार में मार रहा है या कुछ भी है, बार बार एक ही चीज़ में लगा हुआ है, वो रिपीटेटिव एक्शन बार बार करता चला जा रहा है और नॉर्मल इंसान की तरह एक्ट नहीं कर रहा, प्लस अडेप्टिव फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है उसकी बिल्कुल भी, इन्वायरमेंट में ढलने वाला जो बिहेवियर होता है ना, नॉर्मल लोगों की तरह उठना बैठना एक्ट करना, वो चीज़ नहीं आ पा रही है। तभी जो लोग उसके ऐसे बिहेवियर को देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा अनएक्सेप्टेबल टाइप हो रहा है, वो अनएक्सेप्टेबल टाइप हो रहा है, गलत हो रहा है, मतलब एक तरह से उनको अजीब लग रहा है बहुत, क्योंकि वो रिपीटेटिव बिहेवियर बार बार एक ही चीज़ करता चला जा रहा है जो कि गलत है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। मेन चीज़ वो रिपीटेटिव बिहेवियर तो कर ही रहा है, बार बार एक चीज़ दिखा रहा है तुम्हें और ख़ुद भी करता चला जा रहा है, टाइम वेस्ट उसमें अलग हो रहा है, प्लस एमलेस है, करने के पीछे का कोई रीज़न या कोई मतलब नहीं है। एक इंसान है वो बार बार एक चीज़ करता है तो उसके पीछे कुछ रीज़न भी तो होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है, कोई एम गोल तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, सब्जी काट रहे हैं, सब्जी बार बार काटते जा रहे हैं, एक के बाद एक सब्जी, एक के बाद एक अलग अलग सब्जी, तो हाँ ठीक है, उससे आगे यूज़ होगा, कुछ बनाना है, बार बार अपना सिर दीवार में मार रहे हैं, इसमें कौन सा एम है, एमलेस है, बल्कि वो सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर कर रहा है ना। तो यही है इसका मतलब कि रिपीटेटिव बिहेवियर बार बार दिखाना जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल अडेप्टेबल ना हो, बाकी लोगों को अनएक्सेप्टेबल या गलत लगे क्योंकि तुम कुछ अजीब शो कर रहे हो, अपने नेचर में कुछ एकदम अलग दिखा रहे हो, हटके टाइप, जो कि अनएक्सेप्टेबल भी हो सकता है बाकियों के लिए। प्लस रिपीटेटिव बिहेवियर होने के साथ साथ वो एमलेस भी है, आगे तुम्हें कुछ उससे मिलेगा नहीं। ठीक है, कोई गोल नहीं है वो करने के पीछे तुम्हारा, या उसको करके कुछ प्राप्त नहीं होगा तुम्हें, सिर्फ दूसरों की बुराई, ताने और बकवास सुनने को मिल सकती है अगर ऐसा करते रहोगे तो। ठीक है, वैसे छोटे बच्चों में देखा जाता है। तो वैसे तो यहाँ पे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ख़त्म होते हैं। कोई भी डाउट हो इनमें तो प्लीज़ बी वेरी फ्री टू आस्क। अगले में डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल कंडक्ट डिसऑर्डर्स देखेंगे। इसमें ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर आता है। अगले में ये देखेंगे, और अगर बॉक्स टेबल 4.2 समझना हो तो भी बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।